So let us continue with our 9th lecture on the topic. In the previous lecture, we have, or rather in previous few lectures, we have accumulated information about the inclusions. हमने उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन को लिंक अप किया था उनके कंपाउंड्स के साथ, ऑक्साइड्स के साथ, जो मेटालिक हमारे पास कॉम्पोजिशन थी EDX एनालिसिस से आई थी, उनको हमने एक प्रोसीजर के साथ लिंक किया था और हमें हासिल हुई थी उसके नतीजे में कॉम्पोजिशन ऑक्साइड्स की। फिर हमने ये किया कि हमने फेज डायग्राम्स को देखते हुए इन ऑक्साइड्स को आपस में देखा कि किस तरह ये कन्वर्ज हो रहे हैं इनटू फेजेस। ये काम हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। ये काम हमने जो रिंग ए था उसके लिए भी और रिंग बी था उसके लिए भी कर लिया था। अब हमने इनकी एक एनालिसिस करनी है ताकि हम जो मेन हमारा एम था कि क्यों रिंग ए टूटा और क्यों रिंग बी ने अपनी सक्सेसफुली लाइफ कंप्लीट की, इसकी रीजनिंग तक हम पहुंच सकें। तो जो कुछ इंक्लूजन्स हमने अब तक स्टडी किए हैं, अब हम देखते हैं कि उनमें से कौन से इंक्लूजन है जो ए और बी दोनों के अंदर कॉमन है। और ये हमारे पास टर्नरी फेज डायग्राम है जिसमें प्योर एलुमिना, प्योर Cr2O3, क्रोमिक ऑक्साइड और ये मोनो ऑक्साइड्स का मजमुआ जिसमें मेन आयरन है और उसके बाद आयरन की साइड्स पे कुछ मैंगनीज और कुछ मैग्नीशियम ने इसको रिप्लेस किया हुआ है। इस टर्नरी के ऊपर हमने ये जो डॉट्स हैं, ये जितने गोल निशान हैं, ये सब वो हैं जो रिंग बी के अंदर थे जिसमें कि कोई मसला नहीं आया, और जो स्क्वायर थे ये रिंग ए में थे जिसमें के प्रॉब्लम आया था। और ये जो गोल है अलॉन्ग विद ब्लू रिंग, ये वो है जिनमें के बी रिंग के अंदर ही साथ ही हमें मैग्नीशियम सल्फाइड की भी पीक्स आई हैं, हमें सल्फर भी इसमें मौजूद थी। तो क्या चीज़ हमें नज़र आ रही है? हमारे पास ये एक सिंगल फेज है, ये सिंगल फेज है, और ये सिंगल फेज कौन सा है? इसमें के सेस्क्वी ऑक्साइड्स का ये सॉलिड सोल्यूशन है Al2O3 और Cr2O3 का। किसी हद तक इसने मोनोऑक्साइड्स को भी ये इस लाइन से आगे आया हुआ है, अब्सॉर्ब किया हुआ है। तो हमारे पास कुछ ऐसे इंक्लूजन्स हैं जो इसमें आ रहे हैं, खुसूसन बी के अंदर। फिर हमारे पास ये स्पिनैल है ये, और ये हमारे पास मोनोऑक्साइड का सिंगल फेज है। तो जो मेजॉरिटी इंक्लूजन्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं? वो या तो इन दोनों सिंगल फेजेस के कॉम्बिनेशन में लाई कर रहे हैं कि स्पिनैल के साथ हमारे पास सेस्क्वी ऑक्साइड्स मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स इनके मौजूद हैं, और या हमारे पास इन स्पिनैल्स के साथ क्या चीज़ मौजूद है? इनके साथ मोनोऑक्साइड्स मौजूद हैं। ठीक है, ये चंद हैं, ये काफ़ी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्योर स्पिनैल्स में, और रिंग ए मेजॉरिटी यहीं पर है, लेकिन रिंग बी मेजॉरिटी यहाँ पर है। क्यों हमारे पास ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इस एरिया में जहाँ एल्यूमिनियम और क्रोमियम है? देखें, हमें ये मालूम है कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम 20% है, ठीक है ना? एल्यूमिनियम कहाँ से आ गया? ये तो इसका जवाब इस टॉक के बाद मिलेगा, लेकिन एल्यूमिनियम अगर इंट्रोड्यूस किया गया है तो एल्यूमिनियम ने क्या किया है? क्रोमियम के साथ उसने ऑक्साइड्स को बनाया है। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर है इनका। तो जो दोनों रिंग्स में ये चीज़ कॉमन है, चुनाचे ये स्पिनैल्स ऐसे स्पिनैल जो क्रोमियम एल्यूमिनियम रिच हैं और उनका स्पिनैल वो बना रहे हैं मोनोऑक्साइड्स के साथ। ये कॉमन चीज़ है इन स्टेनलेस स्टील्स, दिस टाइप ऑफ स्पिनैल्स, कॉम्प्लेक्स स्पिनैल्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब कि आयरन की साइड्स पे भी किसी ने रिप्लेस किया हुआ है और क्रोमियम एल्यूमिनियम साइड पे भी इन्होंने एक दूसरे को रिप्लेस किया हुआ है। तो ये स्पिनैल ये वाली जगह है, और फिर इनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो किसके साथ हैं? ये कोरंडम स्ट्रक्चर में सेस्क्वी ऑक्साइड जो ये वाली है वो ये वाले हैं, और मोनोऑक्साइड जो ये है, तो इनके जो मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स हैं वो इस तरफ आ रहे हैं।
बाकी ये कि हमें इरेगुलरली शेप्ड इंक्लूजन्स मिले हैं, और कुछ ऐसे हैं वो क्या हैं, वो इंसेस्क्यू एक्सॉइड्स के सॉलिड सॉल्यूशंस हैं। बेसिकली तो हम इसी 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 क्या कहना चाहिए, इसी फील्ड में वो चीज़ें भी आ जाती हैं, चाहे ये प्योर सेस्क्यू एक्सॉइड्स हों या इनके इंडिविजुअल। ठीक, तो ये दोनों में मौजूद है। एक्सक्लूसिवली ए के अंदर क्या चीज़ है? एक्सक्लूसिवली ए के अंदर जो फ्रीक्वेंटली हमें मिले हैं वो मिले हैं जिसमें मोनोऑक्साइड, ये 2O3 टाइप ऑक्साइड्स, SQ ऑक्साइड्स, और सिलिका SiO2, इनकी कॉम्बिनेशन जो है ये सिर्फ रिंग ए में मिली। देखें जो स्क्वायर है ये सारे रिंग है, यहाँ कोई सर्कुलर नहीं है, कोई यहाँ पे राउंड कोई मार्क नहीं है, कोई यहाँ पर रिंग बी से नहीं है। ये वाला इलाका सॉलिड सोल्यूशन है क्रिस्टबलाइट, जिसका स्ट्रक्चर ये वाला विच इज SiO2, और आप नजर आ रहा है यहाँ से कि ये हार्ड फेस होगा, ठीक है ना, इसमें 3D शेप है इनकी स्ट्रक्चर की, जहाँ ये सारे लिंकअप्स हैं। ये म्यूलाइट जिसमें कि SiO2 अलुमिना के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये ट्रांसपेरेंट, स्फेरिकल और हाई इन सिलिका, जो इनकी प्रॉपर्टीज है इन प्रेसिपिटेट्स की, सिलिका रिच, ये वाले वो हैं, कुछ ये हैं। बाकी मेजॉरिटी स्पिनैल में आ रही है, कुछ कोरंडम में आ रहे हैं। कोरंडम अगेन ये 2O3 टाइप ऑक्साइड्स हैं विच आर हार्ड एंड ब्रिटल। उसके बाद इक्का दुक्का ऐसे हैं जो इससे बाहर निकले हुए, मेजॉरिटी स्पिनैल में। फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिंग था मेरे पास, मैंने रैंडमली 3-4 जगह से काटा तो मुझे ये नजर आ गया, दैट इज रैंडमली जो हमें अवेलेबल। जो फ्रैक्चर सरफेस है वो फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड नहीं है। फ्रैक्चर चीज़ जो है वो किसी रैंडम जगह से नहीं होती, वो कहाँ से होती है? वो वहाँ से होती है जहाँ से कि मटेरियल इंटेंशनली टूटता है, जहाँ से मटेरियल इंटेंशनली टूटता है, तो वो मटेरियल चुन के वो सरफेस अडॉप्ट करता है जहाँ से वो टूट रहा होता है। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास रैंडमली आई है प्रेसिपिटेट्स वो ये वाले। दूसरी किस्म, ये किस्में ये भी रिंग ए में है, ये वो है जिसमें कि कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन अप्रीशिएबल है, मोर देन 5% है, बाद में सिग्निफिकेंटली मोर देन 5% है, और बाकी मेजर उसमें फेज जो है वो 2O3 टाइप फेज है। ये फेजेस आपस में इनसॉल्युबल है, और वो कहाँ से पता चल रहा है? वो इन स्ट्रेट लाइन से, सीधी लाइनें जो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई विड्थ नहीं है, ये एक सिंपल कॉम्प्लेक्स है जो अपने अंदर इसने कोई गुंजाइश नहीं रखी है कि वो कोई वेरिएशन इन कॉम्पोजिशन स्पेस के अंदर बर्दाश्त करे, ठीक है। ये स्पेसिफिक स्टीरियोमेट्री के हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट से बिल्कुल लिक्विड तक जाके ये चीज़ें जो है मेल्ट हो रही हैं, तो ये हाईली स्टेबल है अप टू हाई टेम्परेचर्स, अप टू पेरिटेक्टिक रिएक्शन। मेजॉरिटी के साथ यही है, सबके साथ ऑलमोस्ट यही। हमें जो एनकाउंटर हुए वो ज़्यादातर इस इलाके में है, इधर ज़्यादा शो हो रहा है बेसिकली इस इलाके में। ये कौन सा इलाका है? ये C2A और ये C6A, यानी कैल्शियम ऑक्साइड 6A और ये कैल्शियम ऑक्साइड 2A, तो रिच इन Al2O3। ये चीज़ें चंद मिली हैं, ज़्यादा नहीं मिली हैं, ये चीज़ें ज़्यादा में नहीं मिली। जो चीज़ें चंद मिली हैं वो कहाँ है? वो किसी स्पेसिफिक सरफेस के ऊपर है, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। फ्रैक्चर सरफेस हमारे पास स्पेसिफिकली वो सरफेस है जो कि सेलेक्टिवली वो टूटती है, सेलेक्टिवली। जोर हम लगाते हैं हर जगह से नहीं टूटता, रैंडम नहीं होता, जहाँ कमजोरी होती है वहां से टूटता है। तो चाहे वो टेंसाइल फ्रैक्चर सरफेस हो, चाहे वो इम्पैक्ट फ्रैक्चर सरफेस। टेंसाइल में ये है कि हमें सिंपल स्पिनैंस मिली है,
या क्रोमाइट, क्रोमाइट ये वाला फेज इसमें क्रोमियम है और मोनोऑक्साइड आयरन, सिंपल है ये। लेकिन जो इम्पैक्ट सरफेस है उस पर कॉम्प्लेक्स फेजेस मिले। कोरंडम इज वन। कोरंडम जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये हार्ड स्ट्रक्चर है, ब्रिटल है। कैल्शियम एल्यूमिनेट्स अगेन द सेम थिंग, हार्ड एंड ब्रिटल। और उसके अलावा स्पिनैल्स मिले हैं फ्रैक्चर सरफेस के ऊपर, किसके, रिंग ए के, बी में नहीं मिले। हमने इन 2 स्लाइडों में क्या देखा है, हमने देखा है कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आए, इनको हम थोड़ा सा एक टेबुलर फॉर्म में देख लें। ये हमारे पास सैंपल ए है और ये सैंपल बी है, ठीक है। और यहाँ वो फेजेस हैं जो हमें या ए या बी में नजर आ रहे हैं, ठीक। और हमने दोनों में ऑप्शन क्या रखा है, पॉलिश्ड और फ्रैक्चर्ड, पॉलिश एंड फ्रैक्चर्ड। क्यों? पॉलिश वो है जो कि रैंडमली कहीं से काटा और मिल गया, इनकी फ्रीक्वेंसी रैंडम है। फ्रैक्चर्ड वो है जो वीकनेसेस को इंडिकेट करते हैं। जो चीज ए में, बी में, सब सरफेसेस में मिल रही है वो स्पिनैल्स हैं, और स्पिनैल इज कॉमन थिंग इन स्टेनलेस स्टील। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट देम, ठीक। परेशानी की चीजें कौन सी हैं? परेशानी की चीजें वो हैं जो ए में मिली हैं और बी में गायब है। कोरंडम A2O3 टाइप। यहाँ पर अगर ये वाला स्ट्रक्चर है भी तो ये प्योर ए नहीं है, प्योर एल्यूमिनियम नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर क्रोमियम मौजूद है बी के अंदर। ये वाली चीज जो कैल्शियम एल्यूमिनेट यहाँ नहीं है। म्यूलाइट और क्रिस्टबलाइट क्या है? ये दोनों SiO2 रिच हैं। तो ये वो फेजेस हैं जो एक्सक्लूसिवली ए में है। वो कौन सी चीज है जो बी में मिली और ए में नहीं है? वो बेसिकली मैंगनीज सल्फाइड है। तो कलर भी बता रहा है कि ये वो चीज है जो कि डिजायरेबल थी। मैंगनीज इंटेंशनली डाली जाती है ताकि वो सल्फर को कैच करे। ओवरऑल कॉम्पोजिशन में दोनों जगह मैंगनीज आ रहा है, लेकिन प्रेसिपिटेट्स में कंसंट्रेटेड सिर्फ बी में। देखिए यहाँ इनमें किसी में मैंगनीज शो नहीं हो रहा। तो प्रॉबेबली जिस तरह मैंगनीज डाला गया है, मैंगनीज ने अपना पर्पस फुल्ली सर्व किया है उस लॉट में, जिससे हमारे पास बी बनकर आया है, ठीक। तो यहाँ से स्टैटिस्टिक्स पे आ जाइए। ये टेबल हमें ये बता रहा है कि स्पेसिमेन ए ऊपर और बी, और फिर ये मुख्तलिफ सर्फेसिस जिसपे हमने इनको देखा है। और अब ये कि पॉलिश में मैंने कितने 12 फेजेस एनालिसिस की, टेंसाइल में 12 की, इम्पैक्ट में 11 की, सैंपल में। इसी तरह से ये 30 इंक्लूजन्स बी के, जिनमें से 20 जो है वो पॉलिश सर्फेसिस पे और 13 फ्रैक्चर पे। तो ये इनकी एनालिसिस है, ठीक है ना। आउट ऑफ दीज 12, हाफ, नियरली 60%, मोर देन हाफ, वो ये वाले हैं पॉलिश सर्फेस। टेंसाइल पे मुझे सारे के सारे यही मिले ए में। इम्पैक्ट में सूरत हाल नहीं है, इम्पैक्ट में ये कम है, जो दूसरों की परसेंटेजेस है वो ज्यादा है। बी में क्या है, पॉलिश में सारे के सारे यही, फ्रैक्चर्ड में कम है ये, यहाँ कमजोरी थी वो यहाँ से जाहिर नहीं हो रही, ठीक है। तो ये वाले जैसे हमने ऑलरेडी शेयर किया कि ये नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, नॉर्मल स्पिनैल्स हैं। स्पिनैल का मतलब मोनोऑक्साइड प्लस एक्वी ऑक्साइड, तो ये उनका कॉम्प्लेक्स प्लस जो उससे ओवर एंड अबव एक्वी ऑक्साइड्स थी वो एक अलग फेज। तो ये 2 फेज रीजन में मेजॉरिटी जो इंक्लूजन्स है वो 2 फेज रीजन में, और ये थ्रू आउट हर जगह मौजूद है। जहाँ फ्रैक्चर सरफेसेस थी वहां वहां ये नहीं है। दूसरे लफ्जों में रीजन ऑफ फेलियर ये नहीं है, रीजन ऑफ फेलियर दोनों केस में कोई और है। बेशक चाहे वो एक गंदे रिंग का हो जिसने जो प्रीमेच्योर फेलियर हुआ है, या उस रिंग का हो जिसने अपनी लाइफ पूरी की है। इसमें देखिए ए के अंदर ये तो कॉमन हो गया ना सब में, जिसमें प्रॉब्लम्स आए थे। प्रॉब्लम में कोरंडम टाइप 203 टाइप 27 यानी ऑलमोस्ट 1/3 यानी 30% के करीब हो गया ना ये। 1/3 प्रेसिपिटेट्स ये वाले। जो बी है उसके अंदर 2/3 से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 3/4 से भी बल्कि ज्यादा वो है जिनमें मैंगनीज सल्फाइड है। तो अगर मैंगनीज सल्फाइड ने अपना रोल प्ले किया है, ठीक है ना, उसने क्या किया है, उसने जो डेट्रीमेंटल स्पिनैल्स थे उनको कवर किया है, और बेशक लाइफ पूरी हुई हो लेकिन कमजोर जगह वही।
बाकी जो पॉलिश में हमें फ्रीक्वेंटली मिल रहे हैं वो भी बी में नहीं है. These are rich in calcium and rich in silica. तो ए में जो चीज़ें बी से कॉमन थी वो तो स्पिनैल्स हैं, और इन जनरल ए के अंदर ये स्पिनैल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं. बाकी ए के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड रिलेटेड जो एल्यूमिनेट्स है, कैल्शियम एल्यूमिनेट्स, वो मौजूद हैं. कोरंडम टाइप स्ट्रक्चर मौजूद है. और ये वो चीज़ें हैं जो जो जिनमें कोई सॉल्युबिलिटी नहीं है. अगेन यहाँ लिखा हुआ है कोरंडम टाइप स्ट्रक्चर और कैल्शियम एल्यूमिनेट्स ए के अंदर. ठीक है. इसके अलावा सिलिकेट विच, चाहे वो क्रिस्टलाइट हो और चाहे म्यूलाइट हो, जो ये वाली चीजें हैं जो ए के अंदर डेट्रीमेंटल. अब सवाल ये है कि कंपोजिशन तो हमें पता है ना, इनकी कंपोजिशन तो हमें मालूम है कि हमारे मेटल की क्या थी. स्टेनलेस स्टील में आयरन है, 20% क्रोमियम है, फिर निकल है. तो ये जो कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन कहाँ से आ गया, इनके सोर्सेस क्या हैं, इसको हम देख लेते हैं. स्टेनलेस स्टील की जो प्रोडक्शन है वो, उसमें सबसे महंगी चीज़ है क्रोमियम. 20% क्रोमियम है. ठीक है ना. 20% का मतलब क्या हुआ कि हर 5 में से एक एटम क्रोमियम का होगा. 20% क्रोमियम इज हाई कॉस्ट डिफाइन करती है. तो जो इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है वो इसमें कि जितना मैं सस्ता सोर्स ऑफ क्रोमियम ढूंढूंगा उतना मेरा स्टील सस्ता होगा. अच्छा, क्रोमियम की एफिनिटी ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी, ये सब चीज़ें फ़र्क हैं. तो क्रोमियम की थॉरो मिक्सिंग के लिए कि वो ज़ाया ना जाए, हम प्योर क्रोमियम नहीं डालते, हम डालते हैं क्रोमियम का मास्टर ऑलॉय विच इज कॉल्ड फेरोक्रोम, जिसके अंदर कुछ आयरन होता है, कुछ क्रोमियम होता है, और ये मुख्तलिफ रेशियोज में हो सकते हैं. जब हमने 20% क्रोमियम होना है वहां पे जाहिर है कि हाईली एनरिच्ड क्रोमियम. फॉर एग्जांपल 70% क्रोमियम और 30 आयरन होगा तो फिर कोई सेंस बनेगी इसको आयरन को डालने में और 20% स्टेनलेस स्टील बनाने में. जो इनकी प्राइसेस है फेरोक्रोम की, ये मार्केट में जाए तो पूछेगा कौन सा चाहिए, मतलब उसका ये होगा सस्ता चाहिए महंगा चाहिए. तो सबसे महंगा वो होगा जिसमें कार्बन बहुत कम होगा, जिसको कार्बन से बहुत पाक किया गया होगा. जो सबसे सस्ता होगा वो होगा जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होगा. सबसे महंगा वो जिसमें कार्बन सबसे कम. और जैसे जैसे कार्बन की क्वांटिटी जो है, यानी बड़ ज्यादा होती जाएगी फेरोक्रोम में, वो सस्ता होता जाएगा. कार्बन निकालने के पैसे खर्च होते हैं. तो ज़ाहिर ऑप्शन यही है कि हम हाई कार्बन ले लें और सस्ता स्टेनलेस बना लें और फिर कार्बन को किसी सूरत से रिड्यूस करें. ठीक है ना. अब कार्बन और क्रोमियम के साथ प्रॉब्लम क्या है. क्रोमियम तो हमें डालना ही डालना है, कार्बन मुफ्त में आ गया. तो अगर हमने क्रोमियम डाला, ये क्रोमियम का है हमारे पास, ये रहा क्रोमियम. क्रोमियम हमने डाला और उसके साथ कार्बन खुद ही आ गया. तो अब क्रोमियम तो डिसॉल्व हो गया, इस कार्बन को कैसे रिमूव करूं. इसको रिमूव करने के लिए स्पेशल प्लांट्स होते हैं. इसको कहते हैं AOD कन्वर्टर, आर्गन ऑक्सीजन कन्वर्टर, या आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोराइजर. AOD, आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोराइजर. इसमें ये ऊपर से लैंसिंग होती है ऑक्सीजन की, नीचे से आर्गन देते हैं ताकि मिक्सिंग होता रहो. और फिर इसमें क्या है कि इसके साथ वैक्यूम भी जनरेट किया जाता है. क्यों किया जाता है अभी देखते हैं. जब ऑक्सीजन हम लैंस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन मेटल में जाएगी, तो ऑक्सीजन, कार्बन भी उसको पसंद है और क्रोमियम भी उसे पसंद है, लेकिन ज्यादा पसंद कौन है. डेल्टा जी वैल्यू क्रोमियम की इज मच लोअर, खुसूसन अब इन टेम्परेचर्स पे. तो जाहिर है कि वो कार्बन को से पहले क्रोमियम को रिमूव करेगा, कार्बन की तो बाद में आएगी.
हम अब क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करके इधर आए जहां पर ये डिफरेंस कम हो जाए, ठीक है ना, और आगे आ जाए जहाँ डिफरेंस ये नेग्लिजिबल हो, करीब करीब आ जाए। ये डिजायरेबल ये है कि क्रोमियम थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो हमारी रिफ्रैक्ट्री है ये जवाब दे जाएगी, इतना टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करेगी। तो एक काम हम ये करते हैं कि इसमें हम जब ऑक्सीजन ब्लो कर रहे होते हैं तो वैक्यूम लगा देते हैं। वैक्यूम क्या करता है, जैसे जैसे CO2 को बाहर निकालता जाता है वैक्यूम, वैसे वैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं आता। लेकिन जो कुछ भी कर लें, जो कुछ भी कर लें, ऑक्सीजन जो है कार्बन को तो डिकार्बोनाइज करेगी, लेकिन क्रोमियम को भी करेगी, और बनेगा क्या हमारे पास, Cr2O3 फॉर्म होगा। ठीक है, Cr2O3 फॉर्म हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है, किसी सूरत से हम क्रोमियम को बचा लें, कार्बन को निकाल दें। क्रोमियम को बचा लें, जो कि बचा है, यानी ऑक्साइड से हम इसको वापस लाएं, और बेशक कार्बन को हम फारिग करें, ठीक है ना, कार्बन को हम फारिग करें। तो क्रोमियम ओवर कार्बन रेशियो कैसे इंक्रीज हो। हाई टेम्परेचर आपने देख लिया, वैक्यूम आपने देख लिया। अब सब कुछ करने के बाद जो कुछ भी अब यहाँ पर क्रोमिक ऑक्साइड उसके बावजूद बन गई है, उसको किसी सूरत से हमने वापस लाना है, हमने इस पे पैसे खर्च किए हुए हैं। नीड टू ब्रिंग द क्रोमियम बैक फ्रॉम द ऑक्साइड फॉर्म टू द मेटल फॉर्म। ये कैसे होगा, इसको करने का तरीका ये है कि हम ऐसे एलिमेंट्स चुन लें, ये क्रोमियम है ना, यहाँ हमारा क्रोमियम यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे कर है, तो हम वो चुन लें ऐसे मेटल जो इस लाइन में क्रोमियम से नीचे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम। तो क्या है, एल्यूमिनियम बेयरिंग कैल्शियम सिलिसाइड्स, एल्यूमिनियम बेयरिंग कैल्शियम सिलिसाइड। इसमें एल्यूमिनियम भी मौजूद है, कैल्शियम भी और सिलिकॉन भी। मिक्सचर से फायदा क्या होगा, मिक्सचर से ये होगा जो कैल्शियम आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है, आराम से बॉयल हो जाता है, थोड़ा बहुत ही टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेगा, ये हाल एल्यूमिनियम का होगा। ठीक है, ये हाल सिलिकॉन का होगा, सिलिकॉन रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे। तो हमने इन चीजों को क्यों डालना है कि जब ये मेटल हम डालेंगे तो ये मेटल क्या होगा, क्रोमियम की ऑक्सीजन खींच लेंगे। जो ऑक्सीजन Cr2O3 बनी हुई है ना हमारे पास, तो ये वाले मेटल जो है इससे ऑक्सीजन खींच लेंगे, और क्रोमियम हमें वापस मिल जाएगी अपने स्टेनलेस स्टील में। तो ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है AOD कन्वर्टर। होपफुली आपने एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में इसको पढ़ा भी होगा। बहरहाल ये एक रिवीजन हो गई। तो सोर्स क्या है हमारे पास, आया वापस कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन का जो सवाल था हमारा, कि हमने इन मेटल्स को डाला था ताकि क्रोमियम हमें वापस मिल जाए। नतीजे में क्या हुआ कि अब इनकी ऑक्साइड्स अब हमें भी तोहफे में मिल गई हैं। अगर मेरे पास प्रोसेसिंग कंडीशंस ठीक होंगी, टेम्परेचर ठीक होगा, मिक्सिंग ठीक होगी, ठीक है, सेटलिंग टाइम मैं दूंगा, तो ये सारी चीजें जिनकी ऑक्साइड्स हैं वो स्लैग में जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। स्लैग में रिमूव कर दूंगा, क्लीन कर लूंगा एक दफा से ज्यादा, स्लैगिंग कर लूंगा सही तरीके से। लेकिन अगर यहाँ प्रोसेस में मसला हो जाता है कोई, तो ये ऑक्साइड्स फंस के रह जाएंगी मेटल में, और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए कैल्शियम और सिलिकॉन ये दोनों हमें एक्सक्लूसिवली कहाँ मिली है, एक्सक्लूसिवली हमें रिंग ए में मिली है। ठीक, तो सोर्सेज हमें पता चल गए कि हमने जो डीऑक्सीडेंट इस्तेमाल किया था रिफाइनिंग प्रोसेस में, उसके नतीजे में हमें ऑक्साइड्स मिली हैं, किसकी, एल्यूमिनियम की भी, कैल्शियम की भी, सिलिकॉन की भी। सवाल ये हो सकता है कि कैल्शियम सिर्फ 5 केसेस में क्यों आउट ऑफ सो मैनी, तो वो भी जवाब देख लेते हैं। कि एक तो ये ना कि ऑक्साइड्स अगर सुथरे तरीके से बने और सुथरे तरीके से हैंडल हो जाएं, प्रोसेस पैरामीटर्स फॉलो हों, तो इनको स्लैग में चला जाना ये चला चाहिए वैसे ही। दूसरा ये है कैल्शियम के साथ कि कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा, इट कैन बॉयल ऑफ एट ए वेरी लो टेम्परेचर और डीऑक्सीडाइज, यानी वो ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा इससे पहले कि वो रिएक्ट करे, वो खुद बॉयल ऑफ हो सकते हैं, लॉसेज हो सकते हैं उसके साथ। तो कैल्शियम का ज़ाय होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ क्या होगा,
एल्यूमिनियम अगर अपने डीऑक्सीडाइजिंग वाले काम को पूरी तरह से करेगा तो क्या होगा, तो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बनेंगी जिसमें कि Al2O3 और SiO2 बनेगा। यही तो इसके अंदर था, यही इसका काम था कि खुद ही ऑक्सीडाइज हो और जो मेटल है उससे क्रोमियम जो है वो वापस आ जाए, ऑक्साइड से क्रोमियम वापस आ जाए। डायरेक्ट रेडिएशन का मतलब ये है कि अगर एल्यूमिनियम खुद इंटरैक्ट कर रहा है डायरेक्टली, सिलिसाइड से अलग इंटरैक्ट करेगा, तो फिर वो ऑक्सीजन कहाँ से खींचेगा, वो सबसे पहले तो ऑक्सीजन क्रोमियम से खींचेगा, और फिर अगर आयरन से भी खींचेगा तो ये वाले कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और अगर सारा एल्यूमिनियम जो है वो उसने खींच ली ऑक्सीजन जितनी थी, तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा। एल्यूमिनियम कम डालेंगे अगर हम, इनकम्प्लीट डीऑक्सीडेशन होगी, तो फिर ऑक्सीजन जो बचेगी वो कोई और जिसकी एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ, मैंगनीज की भी ऑक्सीजन के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं, सॉरी एल्यूमिनियम के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल इसकी भी एफिनिटी ऑक्सीजन से। तो यहाँ एक्सप्लेन होते हैं ये मोनो ऑक्साइड्स और ये ट्राई ऑक्साइड्स, सेस्की ऑक्साइड्स, हमारी 2 3 ऑक्साइड्स। मैग्नीशियम का सोर्स इज डिफरेंट। एक्सोजीनियस वो चीज है जो बाहर से आती है, जो हमारी अंदर की पैदावार नहीं है। ये सारे इंक्लूजन जो अब तक पढ़े थे तो अंदर की पैदावार थी ना, ऑक्सीजन डाली तो ऑक्सीडाइज हो गए, डीऑक्सीडेंट्स डाले तो फिर जाहिर है कि उनकी ऑक्साइड्स बन गई, डाले तो बनी। मैग्नीशियम ऑक्साइड का इम्कान ये कोई इंक्लूजन जो स्लैग से आ गया, रिफ्रैक्टरी से आ गया, और वो आएगा तो क्या करेगा कि वो हाई टेम्परेचर के ऊपर ही कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स बना देगा। कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स हाई टेम्परेचर पे ही बनाएगा। नॉर्मली सिलिकेट्स हाई टेम्परेचर पे बनते हैं, हमने फेस डायग्राम में भी देखा है। जो इलोंगेटेड है उनमें हमारा कोई ज्यादा सवाल नहीं, वो सब के सब सिलिकर सल्फर रिच हैं, तो वो सल्फाइड्स हैं, और सारे के सारे बी में मिले हैं। जिस टाइप के हमें मिले उनकी मॉर्फोलॉजी बता रही है कि वो टाइप 3 है, वैसे स्टेनलेस में होते भी यही है, मैंगनीज क्रोमियम आयरन टाइप सल्फाइड्स। इनकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, सुपीरियर। ये यानी अगर मेटल में मौजूद है तो मेटल की प्लास्टिसिटी सुपीरियर है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू क्लास 2। ये इंटरडेंड्रेटिक रीजन्स में बनते हैं, और जब ज़ाहिर मटेरियल डिफॉर्म होगा तो फिर ये इंटरग्रेनुलर रीजन्स में ये जमा हो जाएंगे, हमें फ्रैक्चर सरफेस में मिलेंगे। लेट अस समराइज कि ज़्यादातर हमें कॉम्प्लेक्स स्पिनल्स मिले जो टिपिकल है एसएस में। इम्पैक्ट सरफेस में जो मिले वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। ए में क्लियर कट हम कंक्लूजन पे आ गए हैं कि दे वर डिफरेंट देन फ्रॉम बी, स्पेशली ऑन फ्रैक्चर सरफेसेस। और जो ज़्यादा नुकसानदेह थे वो कोरंडम थे, एल्यूमिनेट्स थे और सिलिका रिच थे, क्रिस्टबलाइट्स एंड सिलिकेट्स। बी में स्पिनल्स हैं या सल्फाइड्स हैं, विच आर गुड। इफेक्ट ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो ए के अंदर है वो हार्ड है, ब्रिटल है, और दे आर डेट्रीमेंटल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये स्ट्रेस रेजर्स हैं। नॉर्मली जो सिलिकेट्स हैं वो क्या करती हैं, वो स्पिनल्स की जो हॉट डिफॉर्मेबिलिटी उसे कम कर देती है। टेम्परेचर के साथ साथ मटेरियल की डिफॉर्मेबिलिटी जो है, जैसे टेम्परेचर कम होता जाए खराब होती जाए। ये अब पे जब जोर लगेगा वो बजाय इसके कि अपनी शक्ल बदलने में टूट जाते हैं, दे डिसइंटीग्रेट ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग। और जब ये डिसइंटीग्रेट होंगे तो क्या करेंगे, ये एक पूरी एक वो बना लेंगे, एक लाइन बना लेंगे फिर फ्रैगमेंट्स की, क्रश्ड फ्रैगमेंट्स की। टेम्परेचर रोलिंग के वक्त अगर लो है, खुसूसन अगर ये कोल्ड रोलिंग है, कोल्ड ड्राइंग है, तो फिर मेटल जो होगा इनके दरमियान की जगहों को फिल करने के काबिल नहीं होगा, तो वहाँ पे हमारे पास डिसकंटिन्यूटीज हो जाएंगी। वो स्ट्रेस रेजर है, जो वॉइड्स हैं। रिडिल्ड का मतलब भरे हुए होंगे अनडिजायरेबल चीजों से, और अल्टीमेटली क्या होना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ने खराब होना। दैट इज द क्रक्स के डिटेरिएशन इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जो टाइप 3 टाइप सल्फाइड्स हमने कहा कि दे आर डिफॉर्मेबल इवन एट लो टेम्परेचर, सो दे आर गुड। फटीग लाइफ पे क्या होगा, fatigue life decreases with inclusion content, especially true for non-deformable rigid oxide particles, ठीक है ना, कैल्शियम एल्यूमिनेट्स। सल्फाइड्स के साथ हमें प्रॉब्लम है नहीं फटीग का। इनफैक्ट
दे एलिमिनेट द स्ट्रेसेस, क्योंकि ये कवर कर लेते हैं स्पिनल्स को, तो द सल्फाइड्स दे एलिमिनेट द, दे इनकैप्सुलेट कर लेते हैं, तो दे एलिमिनेट द डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स। तो एक लंबे सफर के बाद ये एक लाइन का कंक्लूजन है कि इंक्लूजन्स इन ए आर मोर detrimental than the inclusions in ring B। तो यहाँ तक आपको कोई सवाल है तो कर लीजिए।